गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एन फ्रैंक की डायरी का पार्ट 2। यस्टरडे हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से समझा कि एन कहाँ जा रही हैं, किस तरह की तैयारी कर रही हैं, कैसे जाती हैं, क्यों जा रही हैं, वो कैसे मतलब क्या परिस्थिति आई है उनके सामने, उसके आगे क्या होता है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत सारे कपड़े वगैरह पहन लेती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाना यहूदियों के लिए मुश्किल थी, मुसीबत भरी बात थी। तो इसलिए वो क्या करती हैं कि बहुत सारे कपड़े पहन लेती हैं ताकि वहाँ अज्ञातवास में ना तो खरीद सकेंगे, पहनने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो बहुत सारे कपड़े दो दो तीन तीन सेट ऊपर से नीचे तक इतना पहन लेती हैं कि उन्हें सफोकेशन सा फील होता है। आगे क्या बताती हैं देखिए, पेज नंबर 56। गुरुवार 9 जुलाई 1942। तुम प्यारी किटी। फिर वो अपनी किटी को संबोधित करते हुए लिखती हैं क्या, तो आखिर हम चल पड़े। तैयार थी, चल दी। कैसे चलती है, कौन कौन जाता है, मम्मी पापा और तेज बरसात में भीगते हुए और मैं। मार्गोट पहले ही साइकिल से निकल गई थी। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधे पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अलम गलम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। उनके पास जब घर से निकलते हैं तो क्या क्या सामान था, यानी कि 3 कंधों पर बड़े बड़े थैले। तीनों लोगों ने बड़े बड़े बैग ले रखे थे, शॉपिंग बैग थे जिसमें जितना भी सामान उन्हें उचित लगा वो उन लोगों ने भर लिया। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। सुबह सुबह जो लोग काम करने जाते हैं वो बड़ी बेचारगी भरी नज़रों से देख रहे थे, दयावान नज़रों से। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। कहती हैं कि हमारे सीने पर चमकता सितारा, यानी कि हम लोगों के लिए वहाँ रहना मुश्किल था। यहूदियों को रहने नहीं दिया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा उनके साथ अत्याचार हो रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो लोग हमारे लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध करा सकते थे। तो कहते हैं कि जब हम गली में पहुंच गए तब पापा और मम्मी ने धीरे से बताना शुरू कर दिया कि उनकी योजना क्या थी। तब उनकी मम्मी ने और पापा ने एन को धीरे से योजना बताई। क्या बताते हैं, पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर, कपड़े फ्लैट के से बाहर ले जाते रहे। उन्होंने कहा कि जितना हो सका हमसे कपड़े फर्नीचर वगैरह हमको जहाँ पर जाना है वहाँ पर हम ले जाते रहे हैं। पहले से हमने व्यवस्था कर लिया, ये तय कर लिया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। उन्होंने ये तय किया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में, लेकिन बुलावा पहले आ गया है इसलिए ये लोग पहले ही घर छोड़ दिए। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हमने प्रिपरेशन कर रखी थी अपनी, उसी हिसाब से हमें पहले 10 दिन पहले जाना पड़ रहा। तो यानी कि हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं थी, इस वजह से हम पहले ही जा रहे हैं और जैसे भी जो भी है वहाँ जो स्थिति है उसी हाल में हमें रहना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। छिपने की जगह वो अज्ञातवास क्या था, पापा की ऑफिस की इमारत, यानी पापा जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ की जो बिल्डिंग थी वहीं पर वो छुपने जा रही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी गेस नहीं लगा सकता था। मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा बहुत इस पत्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। कहती है कि पापा के ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मेप 23 वर्ष की टाइपिस्ट जिसका नाम पेप और वो स्क्विल था। उन सबको हमारे आने की खबर
मतलब इतने सारे, इतने ही लोग थे टोटल उनके यहाँ, कर दी गई थी। मिस्टर वो स्क्विल बेब के पिता दो और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम पिसाई का कमरा है। यहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं, यानी कि मसाला की फैक्ट्री में उनके पापा काम करते थे और वहाँ पर इलायची, बादाम, काली मिर्च वगैरह, फिर लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे, जिसका डायग्राम आपकी पुस्तक में बना हुआ है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर एन फ्रैंक का परिवार अज्ञातवास के रूप में छिपता है। आगे गोदाम के दरवाजे से, वहाँ का प्रारूप बता रही हैं ये कि किस तरह का बना हुआ है। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आने वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार खूब रोशनी देने वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ मेप और मिस्टर क्रीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी, स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घुट्टू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। अंदर का जो रूम है उसे बाहर से, अंदर से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से कोई जल्दी से नहीं खोल सकता। उसमें कांच का दरवाजा लगा हुआ है जिसमें मिस्टर कुगलर अकेले बैठते हैं। एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है। गैस के दो चूल्हे हैं। साथ में पाखाना यानी टॉयलेट है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। पूरी बिल्डिंग का प्रारूप ये बताएंगे जहाँ पर ये अज्ञातवास बनकर के अज्ञातवासी बनकर के अज्ञातवास बना रही है। जहाँ पर ये रुकी हुई, दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। घुमावदार सीढ़ियाँ, ये रास्ता सीढ़ियों का गली की तरफ खुलता है। सीढ़ी के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। सपाट और मटमैला सा दरवाजा है, कोई गेस भी नहीं कर सकता कि इसके पीछे इतने सारे रूम्स हो सकते हैं। मतलब अंडरग्राउंड टाइप का वो बना हुआ है, जिसमें कोई गेस नहीं करता है। मतलब ये एन पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके सामने की कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। कहती हैं अंदर की तरफ एक कमरा है जो बड़े गलियारे की तरफ खुलता है। यही कमरा फ्रैंक के परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम कर रहा है, यानी दोनों रूम एक ही में कर रहे हैं। अगला दरवाजा एक छोटे से कमरे का है। यह परिवार की दो जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है, यानी मार्गोट और एन इस कमरे में रहती हैं। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है। एक बाथरूम है और एक बिना खिड़की का कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे
दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर तक बहुत बड़ा खुला खुला हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। छत में भी एक हवादार खुला खुला कमरा बना है। ये मकान एक नहर के किनारे स्थित है। इसमें एक गैस चूल्हा है, एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर पुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेस वानदान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसमें मिस्टर वानदान रहेंगे, उनका रसोई घर और बेडरूम बनेगा। कॉमन कमरे, ड्राइंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसे ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करा दी। लेखिका ने पूरी इमारत की सैर हम पाठकों को अपनी डायरी के माध्यम से कराया कराया तो उन्होंने अपनी किट्टी को है, प्यारी सी किट्टी को, जिसे वो घर में अपने फ्लैट में छोड़कर आई है, पड़ोसियों के सहारे उन्हीं को संदेश भेजती है। किसके माध्यम से लिखे, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो उन्होंने किट्टी के नाम से संबोधित करते हुए समस्त पत्रों को अपनी डायरी में लेखन कार्य का रूप दिया है। आगे वो क्या बताती है। शुक्रवार का दिन था 10 जुलाई 1942। अगले दिन वो क्या लिखती है, हर दिन डायरी लिखती थी। प्यारी किट्टी। अब इन्होंने यहाँ पर इस पन्ने में इन्होंने इस पेज में बताया कि जिस घर में वो गई है उसका प्रारूप कैसा है, पूरे घर का वो पूरा शेयर करा देती है। अगले पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि तुम जानो तुम कहाँ आ पहुँचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेखिका अपनी किट्टी को बताती हैं कि तुम ये मत सोचो कि हमें छोड़कर क्यों चली गई हैं, तुम समझो हम किन परिस्थितियों में छोड़कर तुम्हें आए हैं। ये इसलिए बताती हैं, कहती हैं हो सकता है कि तुम मेरी कहानी सुनकर बोर हो जाओ, लेकिन मैं बताऊं तो किसको बताऊं, आखिर तुम जानोगे कैसे कि मैं कहाँ गई हूँ। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने कभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसेप ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर इसका मकान नंबर जो 263 है, तुरंत हमें लंबे गलियारे के सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर एनेक्सी में ले आई। मीएफ उन्हें खींच करके तुरंत ऊपर ले जाती है। उसमें हमें अकेला छोड़ा, हमारे पीछे दरवाजे बंद कर दिया। अकेले छोड़ करके दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी, हमारी राह देख रही थी। मार्गोट पहले से ही उस रूम में बैठी हुई थी। हमारी बैठक और एक दूसरे कमरे के सामान में ठूसे पड़े हुए थे। कभी कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। कमरों में सामान ठूस गया था, कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्ड बोर्ड बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों में अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो सारा सामान इतना भरा हुआ था कि कहीं पर भी सोने की जगह नहीं थी और तरतीब से लगाने की जरूरत थी, यानी सामान को सेटिंग करने की जरूरत थी। जैसे तैसे भरा था क्योंकि वो 10 दिन पहले उन्हें आना पड़ा, तैयारी पूरी हो नहीं पाई थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला, तुरंत जुट गए। एन के पापा ने और एन ने मिलकर के सफाई करना शुरू किया। सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे, तमाम सामान ठिकाने पर लगाते रहे। आखिरकार थक कर चोर हो गए और साफ बिस्तरों पर लेट गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी। पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को करना शुरू किया। बीप और मिए हमारे राशन कुपनों की शॉपिंग करने गई थी। पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है कि मैं तुम्हें बताऊं मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। ये पत्र लिखती हैं लेखिका किट्टी के लिए और लिखने के बाद
आगे लिख देती हैं तुम्हारी एन। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।